हे गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी लास्ट क्लास तक। केमिकल रिएक्शन बता रहा था मैं। लेंथेनॉइड की रिएक्शन वाटर से मैंने बता दी थी, साथ साथ में हेलोजन के साथ भी बता दी थी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करने वाले हैं आज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन चल रही थी, आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। लेंथेनॉइड के साथ जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सीधी सी बात है, ऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेंथेनॉइड की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑक्साइड बनता है। इसकी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आप लेंथेनॉइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दो, देखो ऑक्सीजन जो है एटॉमिक फॉर्म की जगह मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो बस इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करना तो आपको आता ही है। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज मैक्सिमम आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होते हैं। और लेंथेनॉइड क्या करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बस एक ऐसा गुणांक ले लो जिससे इनकी बैलेंस क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो आप कर सकते हो 4 Ln ले लो और 3 O2 ले लो, ये फॉर्मेशन हो जाएगा 2Ln2O3। ठीक है, देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल है ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो बात यहाँ पर ये चल रही है कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और लेंथेनॉइड के बीच बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक लेंथेनॉइड जो होता है, कोई भी लेंथेनॉइड हो, चाहे वो आपका सीरियम हो चाहे कोई भी हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर शो करता है। तो उस टाइम पर आपको पता है ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के। इट मींस दैट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो आप बैलेंस ही क्लियर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन पर क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फर से। रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर से रिएक्शन जब हम करेंगे तो सल्फाइड बनेगा। देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन पर ऑक्साइड बनता है, तो सल्फर से रिएक्शन पर क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा। 3 सल्फर यहाँ पर रिएक्ट करेंगे लेंथेनॉइड के साथ और ये बना देंगे आपके Ln2S3, जिसको हम कहते हैं सल्फाइड। बैलेंस अभी भी क्लियर है। देखो 2 Ln के लिए 6 पॉजिटिव चार्ज और 3 सल्फर के लिए 6 नेगेटिव चार्ज। बैलेंस क्लियर है, जैसे यहाँ था ना, 2 Ln के लिए 6 पॉजिटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन के लिए 6 नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जैसे ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर, वैसे ही सल्फर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन जाता है, सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन की। लेंथेनॉइड जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्राइड बनता है। सो नाइट्रोजन भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है N2, जहां पर 2 लेंथेनॉइड रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगे, आपके नाइट्राइड बना देंगे। अब आप अच्छे से जानते हो, एक नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और लेंथेनॉइड 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। तो यहाँ पर बैलेंस ही कंप्लीट है दोनों का। इसका जो नाइट्रोजन का है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इसलिए 2:3 का रेशियो बनाया मैंने इसका। तो ये सारे के सारे स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। समझ में आ रही बात। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद कार्बन की। दोनों की दोनों जो रिएक्शन होती हैं वो दोनों की दोनों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप की प्रोडक्ट बनाती हैं। कैसे बनाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। थोड़ा सा मैं उन रिएक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। So reaction with hydrogen, when lanthanide react with hydrogen to form hydride,
या तो LnH2 बनता है या तो LnH3 बनता है, ठीक है। सो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट है। वैसे जब लैंथेनॉइड की रिएक्शन कार्बन से करते हैं तो कार्बाइड बनता है, ये भी एक आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट है। तो ये दोनों के दोनों आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि कार्बन से रिएक्शन पर भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट बनता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप की रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन से रिएक्शन पर भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी रिएक्शन थी केमिकल, जो आपको जनरली बस ध्यान में रखनी है। आती तो है नहीं वैसे, अगर आ भी जाए तो भी आप लिख सकते हो, इजी है रिएक्शन। तो इसको ऐसे भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि एक चार्ट फॉर्म कर दें हम, ठीक है। तो चार्ट फॉर्म कर दें तो इससे क्या होता है कि फटाक से आपको ध्यान में आ जाएगा कि कैसे रिएक्शन है। जैसे मैंने लैंथेनॉइड को सेंटर पे रख दिया, बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड। ऐसे ध्यान रखना है आपको, वाटर से रिएक्शन पर हाइड्रोक्साइड बनता है। बाकी तो आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, प्लस माइनस के बेस पर क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हैं ना, कि कितने लैंथेनॉइड लेने हैं और कितने इसके अपोजिट जो भी हम ले रहे हैं वो कितना लेना है। जैसे हेलोजन से रिएक्शन करवाई थी तो क्या बन रहा था, LnH3 ट्राई हेलाइड बन रहा था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। ऐसे ही अगर हम सल्फर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सल्फाइड बन रहा है, ठीक है। बस प्रोडक्ट ध्यान में रखो। नाइट्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो नाइट्राइड बन रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्राइड बन रहा है। या तो LnH2 बनेगा या तो LnH3 बनेगा। और कार्बन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो कार्बाइड बन रहा है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों तो आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट है। और इस प्रकार से आप एक चार्ट बना करके, ऐसे कॉपी में मैंने बनाया हुआ, जो मैं आपको नोट्स दिए हैं PDF में, वहां से आप लोग देख लेना। तो इससे फटाफट आपको क्या रहता है, प्रोडक्ट ध्यान में रहता है। प्रोडक्ट ध्यान में रहेगा तो आप आराम से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, फिर भी यहाँ पर डीप स्टडी करवाऊंगा मैं आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में एकदम डेफिनेशन के साथ बता दूंगा। बस अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर केवल और केवल आप लोग फोकस करते रहना। सबसे पहली बात, लैंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक आती है तो ये आप अच्छे से जानते हो। लैंथेनम से स्टार्ट होकर के ल्यूटेशियम तक जाती है। इसका एटॉमिक नंबर है 57 और इसका एटॉमिक नंबर है 71, ठीक है। तो जब हम लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो यहां पर क्या होता है, एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। जब हम लैंथेनम से लुटेशियम तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस के साथ साथ आयनिक रेडियस भी क्या करती है, डिक्रीज होती है लगातार, ग्रेजुअली डिक्रीज, जिसको कहते हैं स्टेडी ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ठीक है। एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम लैंथेनम से लुटेशियम तक जाते हैं। इसको समझने के लिए हम दो टाइप के फैक्टर यहाँ पे ले सकते हैं, जो दो फैक्टर हैं जिसके बेस पर हम ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। दो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और सेकंड जो फैक्टर है आपका, इट इज शिल्डिंग इफेक्ट। सो न्यूक्लियर चार्ज को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट मतलब परिरक्षण प्रभाव। एक होता है आपका नाभिकीय आवेश और एक होता है आपका शिल्डिंग इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। मैंने क्या कहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनॉइड आकुंचन या लैंथेनॉइड संकुंचन जो होता है वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में एकदम अच्छे से डेफिनेशन बना दूंगा। आप तो पहले इस चीज को समझो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।
एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई जो होती है वो लेंथेनम से लुटेशियम तक क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होती है, लगातार घटती जाती है। ठीक है, इसके लिए दो फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है शिल्डिंग इफेक्ट। देखो किसी भी एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है या कि उसके आयन की जो आयनिक रेडियस होती है, उसको समझने के लिए दो फैक्टर आते हैं। वो मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, चाहे वो लेंथेनॉइड सीरीज हो, चाहे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो, चाहे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो, यही दो फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को या आयनिक रेडियस को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कहने की बात ये है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो आपको समझना है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। ठीक है, नाभिक जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है किसको, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को। अब ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, देखो माना कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका आंतरिक कोश है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे। इस न्यूक्लियस के द्वारा इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। अभी देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आपको अच्छे से पता है, नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी जहां पर इलेक्ट्रॉन रह रहा है वो एटॉमिक रेडियस है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएगा तो आपको पता है रेडियस घट जाएगी, है कि नहीं है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, जनरली एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, उसको डिक्रीज करवाता है। अब देखो एक और फैक्टर आता है जिसको मैंने शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ रहा होगा तो ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की ओर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर पुश हो जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, न्यूक्लियस से जितनी इसकी दूरी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये डिक्रीज करने का काम करता है और ये इंक्रीज करने का काम करता है। ये बात तो समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है और कौन सा फैक्टर डोमिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस क्या होती है, लगातार डिक्रीज करती है, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। देखो जब हम लेंथेनम से लुटेशियम तक जाते हैं उस समय एक चीज बढ़ रही है, वो आपको अच्छे से पता है क्या बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। अरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, 57 से 71 तक चले गए ना। सो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो आपको एक बात अच्छे से पता होगी, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। शायद ये बात आप अच्छे से जानते हो। यानी कि 57 से लेकर 71 तक जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर इसका अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा इसका अट्रैक्शन आएगा, कितना ज्यादा अट्रैक्शन आएगा, जितना ज्यादा इसमें प्रोटॉन बढ़ेंगे। भाई न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। तो आप एक बात तो समझ रहे हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है ना। और जितना ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जितना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है आपको कि लेंथेनॉइड से जब हम लुटेशियम तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का डिक्रीज होने का रीजन तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा डोमिनेट करेगा उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो एक बात तो समझ में आ गया आपको कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस में, और जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का अंदर की ओर। अब बात यह आ रही है कि शिल्डिंग इफेक्ट कहां गया, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल क्यों नहीं कर पा रहे। बात तो यह आ रही है भाई घट क्यों रहा है, बढ़ भी तो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में भी तो बढ़ रहे होंगे ना। और अगर आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अब वो रिपेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। देखो ये रहा आपका न्यूक्लियस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होंगे। ये आपका माना कि चौथा कोश था, ये पांचवा कोश है और ये छठा कोश है। ठीक है, यानी कि इसमें 6s के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5d हो गया और ये आपका 4f हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली यही होता है ना। क्या होता है, जैसे लेंथेनम का मान लो, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर आएगा 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
5d में 1 इलेक्ट्रॉन है और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यही तो है ना लेंथेनम का। अब देखो 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो छठवां कोष है उसके s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब जब तक हम लेंथेनम पर थे तब तक तो हमें पता था कि d में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, d में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है। अगर मैं बात करूं बाह्यतम कोष कौन सा है, तो सबसे बाह्यतम कोष ये है, फिर ये है, ठीक है। अब जैसे ही 58वां इलेक्ट्रॉन आएगा, 58वां इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि सीरियम की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि उसको 5d में आना चाहिए था। लग तो ये रहा ना भाई, 57वें का इलेक्ट्रॉन अगर ना, एटॉमिक नंबर जिसका 57 है उसका अगर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर चुका है? डी में एंटर कर चुका है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 58 है उसका भी तो डी में ही एंटर करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी समय 4f की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है, और 4f की एनर्जी जैसे डिक्रीज करती है तो 57 के बाद 58वें एटॉमिक नंबर वाला जो सीरियम है उसका इलेक्ट्रॉन डी में एंटर न करके कहां एंटर करना शुरू कर देता है? एफ में एंटर करना शुरू कर देता है, क्योंकि एफ की एनर्जी घट चुकी है। और अफबाहु का सिद्धांत तो आपको पता ही है। अफबाहु क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन जल्दी एंटर करता है, पहले एंटर करता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, देखो इन दोनों की जो एनर्जी है पहले इक्वल थी लगभग, हालांकि थोड़ी सी ज्यादा होती 5d की, बट इक्वल है n+l के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू भी n+l की 7 है, इसकी भी 7 है। 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो लगभग सेम है। हालांकि इसका मुख्य क्वांटम संख्या थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा इसकी एनर्जी होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ना, तो एंटर करते ही 4f की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करना शुरू कर देता है। तो होगा क्या? 5d की जगह इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा? 4f में आना शुरू कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को 5d में आना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही किस में आना शुरू हो गया? 4f में शुरू हो गया। आपको पता है ना, जब हम सीरीज देखते हैं 5d सीरीज, तो 5d सीरीज में लेंथेनम के बाद हॉफनियम आता है। हॉफनियम 72 यानी कि लुटेशियम के बाद आएगा। तो 14 जो बीच में ये एलिमेंट रह गए, ये कौन से एलिमेंट आ गए? आपके एफ लॉक एलिमेंट आ गए। तो अब इनका इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करना शुरू कर देता है? एफ में एंटर करना शुरू कर देता है। अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी 57 के बाद जैसे आप 58 में जाओगे तो एक प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बढ़ेगा एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में भी बढ़ेगा। प्रोटॉन का इन इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन होगा और इस इलेक्ट्रॉन का इनके लिए क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो अब बात ये आती कि क्या ये ज्यादा रिपेल करेगा या न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? तो डिपेंड करता है कि इसका रिपल्सिव फोर्स या इसकी भेदन क्षमता कितनी है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसका परिरक्षण कितना होगा वो डिपेंड करता है भेदन क्षमता। आपको पता होगा भेदन क्षमता जिसकी ज्यादा होती है उसका परिरक्षण उतना ही ज्यादा होता है। तो भेदन क्षमता का क्रम आपको पता है, एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ। एफ की भेदन क्षमता सबसे कम है, यानी कि एफ के द्वारा परिरक्षण सबसे कम होगा, यानी कि इसके द्वारा रिपल्सन बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन पर। तो अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि एफ में ही एंटर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब एफ में एंटर करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का इन दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रति शिल्डिंग जो होगा वो बिल्कुल दुर्बल होगा। मैंने आपको पहले ही बताया डी और एफ का दुर्बल परिरक्षण होता है और एफ का तो बिल्कुल ही दुर्बल होता है। तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन आते तो कुछ पल के लिए थोड़ा बहुत रिपल्सन हो भी जाता, क्योंकि एफ की कंपेयर में तो इसका परिरक्षण ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसका मतलब परिरक्षण और भी ज्यादा दुर्बल हो चुका है। तो परिरक्षण दुर्बल है लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ ही रही है, इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स तो ज्यादा हो ही रहा है। अब जैसे आप 60 में जाओगे तो एफ में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जरूर, लेकिन इसका रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस में एक और प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब जैसे एटॉमिक नंबर 61 पर जाओगे, 61 पर जाते इलेक्ट्रॉन 4f में एक बढ़ेगा जरूर, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा। और यहां पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? 14। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उन 14 इलेक्ट्रॉन का इन दो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इनका परिरक्षण दुर्बल होता है। लेकिन इन 14 इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण यहां न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है उनका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 14 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 14 प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएंगे। इन 14 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई यहां पर क्या होता है कि जेड इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है शिल्डिंग इफेक्ट पर। इसीलिए ग्रेजुअली क्या होता है, यहां पर डिक्रीज होता है एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस का। यहां तक बात समझ में आ गई है?
तो अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की परिभाषा क्या बनती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यही है कि लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम से लुटेशियम तक जब हम जाते हैं तो एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस, एटॉमिक त्रिज्या यानी कि परमाणु त्रिज्या के साथ साथ आयनिक त्रिज्या भी क्या करती है, घटती है। इसी को हमने क्या कहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन को जहां 5d में आना चाहिए था उससे पहले इलेक्ट्रॉन 4f में आना शुरू हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन 5d से पहले 4f में आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5d से पहले 4f में भरे जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, परिरक्षण प्रभाव डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही बात? 5d से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है और परिरक्षण प्रभाव में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर एटॉमिक रेडियस के साथ साथ आयनिक रेडियस भी क्या करती है, घट जाती है। इट मींस दैट लेंथेनम से लुटेशियम तक आकार में क्या होती है, कमी आती है। आकार जो है वो संकुचित होने लगता है, अंकुचित होने लगता है। उसी चीज को हमने क्या कहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा है। या सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाया अभी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या क्या है। तो इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट है कि जब हम 4d से 5d में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है उसमें समानता पाई जाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा क्या, मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आपको। 4d से 5d में जाने पर एटॉमिक रेडियस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, लगभग इनमें समानताएं आती हैं थर्ड ग्रुप के बाद। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4d से, क्योंकि 4d के बाद जब हम लेंथेनम के बाद जाते हैं तो 5d तब स्टार्ट होता है जब उससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो f में एंटर कर जाते हैं। इसी को तो हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही 4d से 5d में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या होती है, समानता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, सेपरेशन, पृथक्करण, लेंथेनॉइडों का पृथक्करण। देखो लेंथेनॉइडों का जो आयनिक रेडियस होता है वो लगभग क्या होता है, इक्वली होता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है तो इनके साइज में क्या होती है, लेंथेनम से लुटेशियम तक लगातार कमी आती रहती है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि पहले तो अगर हम बात करें कि लेंथेनॉइड सीरीज में आयनिक रेडियस लगभग इक्वल होने की वजह से इनको एक दूसरे से पृथक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कई गुणों में एक दूसरे से समानता शो करते हैं। लेकिन जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या हुआ, इनके साइज में लगातार कमी हुई। तो लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक, यानी लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक इनके साइज में लगातार कमी आ रही है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इनके आकार में कमी आने की वजह से क्या होता है, इनकी विलयशीलता और संकुल बनाने की क्षमता में डिफरेंस आ जाता है। और विलेयता और संकुल बनाने की क्षमता में डिफरेंस के कारण ही इनको हम आयन विनिमय विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, आयन विनिमय विधि के द्वारा एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? आयन विनिमय विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लेंथेनॉइड को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आयन्स में जो आयनिक त्रिज्या है वो पहले इक्वल होती है, इसलिए इनके गुणों में समानताएं होती है। लेकिन जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है तो साइज में लगातार कमी आ जाती है, जिसके कारण इनकी विलयशीलता और संकुल बनाने की क्षमता में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बेस पर हम इसको आयन विनिमय विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अब इनके हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी की बात करेंगे। लेंथेनॉइड जो होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी क्षारीयता जो होती है सीरियम से लुटेशियम तक जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, कल बता चुका हूं। सीरियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कहां तक जाते हैं, लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब डिक्रीज कैसे होती है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला। देखो, जब हम सीरियम से लुटेशियम तक जाते हैं तो सीरियम से लुटेशियम तक जाने पर साइज डिक्रीज कर जाता है। सबसे पहली बात, लेंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर साइज डिक्रीज करता है।
और जब किसी कैटायन का साइज डिक्रीज करता है यानी कि छोटा हो जाता है, तो छोटा होने पर उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ जाती है। और पोलराइजेशन पावर जब बढ़ेगी तो वो नेगेटिव जो है ना यहाँ पे OH नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। और जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा वैसे यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ध्यान रखना है आपको। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा जब आप कहां जाते हो, सीरियम हाइड्रोक्साइड से लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हो, तो लुटेशियम और OH के बीच का बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इट मींस दैट आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन पावर बढ़ गई है किसकी, पॉजिटिव आयन की। और पॉजिटिव आयन की पोलराइजेशन पावर, क्योंकि जितना छोटा आयन होगा ना पॉजिटिव, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। पोलराइज करेगा वो किसके इलेक्ट्रॉनों को, इसके OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पोलराइज करेगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा देगा और आयनिक कैरेक्टर को घटा देगा। अब जैसे ही आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो सॉल्यूशन में OH माइनस आयन के आने की प्रोबेबिलिटी भी घट जाएगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। तो हम तो जानते हैं कि OH नेगेटिव आयन जब सॉल्यूशन में आते हैं या जलीय विलयन में जब कोई भी यौगिक क्या करता है, OH नेगेटिव आयन देता है तभी वो क्षारीय होता है। तो ये OH नेगेटिव आयन तो डोनेट कर नहीं पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पोलराइज हो चुका है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब सीरियम से हम लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए बेसिसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा।